बच्चों, आज सेल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। आर यू अवेयर that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? बच्चा लोग, अगर कोई लार्ज ऑर्गेन जैसे कि ह्यूमंस है ना, जो मल्टी सेलुलर बड़े ऑर्गेनिजम्स है, उनका भी लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होगा? सिंगल सेल से शुरू होगा, जाइगोट से शुरू होगा। ठीक है। You may wonder how a single cell those goes on to form a such large organism। एक जाइगोट में से एक सेल डिवीजन होके बड़ा सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चा लोग, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल है, उसका ग्रोथ हो सकता है और वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो दोनों उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। ठीक है, हर सेल कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा कि एक में से कितने सेल बनाने वाला है? 2 सेल बनाने वाला है। ठीक है, so all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to two daughter cell। है ना, एक parental cell है, वो 2 daughter cell को rise देने वाला है। ठीक है, this newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new population। बच्चा लोग, क्या होने वाला है कि एक सेल है, उस डिवाइड हुआ, 2 सेल प्रोड्यूस हो गए। अभी जो न्यूली डॉटर सेल्स है, न्यूली डिवाइडेड सेल्स है, वो वापस डिवाइड होंगे और एक अपना एक कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, अपना एक पॉपुलेशन खड़ा कर देंगे। दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पैरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। वो पॉपुलेशन कहां से आ गया? पेरेंट सेल, उसके 2 डॉटर सेल, वापस उनके 2 डॉटर सेल, है ना। ऐसे पूरा एक पॉपुलेशन खड़ा हो चुका है। इन अदर वर्ड्स, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million cells। बच्चा लोग, कि एक सेल है, ठीक है, उसका डिवीजन हुआ, 2 सेल बने। अब ये सेल है वो वापस ग्रोथ करेगा। ठीक है, और फिर उसमें से 2 सेल प्रोड्यूस हो गए, है ना। तो ये ग्रोथ एंड डिवीजन का साइकिल है। ये ग्रोथ हो गया, डिवीजन हो गया, वापस इसका ग्रोथ होगा, फिर डिवीजन होगा। सो ये जो ग्रोथ एंड डिवीजन का साइकिल है बच्चों, उससे एक पॉपुलेशन खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो अभी सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल डिवीजन बच्चा लोग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है। बच्चा लोग, क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा एंड सेल का ग्रोथ होगा। ऑल द प्रोसेसेस, सारी प्रोसेसेस कौन सी? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। डीएनए रेप्लिकेशन यानी बच्चों डीएनए डबल हो रहा है। ठीक है, तो सारी प्रोसेसेस कौन कौन सी? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ये जो सारी प्रोसेसेस हो रही है वो कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है। ठीक है, कि वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ऐसा नहीं है कभी भी कोई भी स्टेप हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट डिवीजन करने के लिए ये जो सारी प्रोसेसेस है वो कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है। ठीक है, एंड प्रोजेनी सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके पास इंटैक्ट जीनोम है। यानी जो पेरेंट सेल के पास जो जीनोम था, जीनोम यानी कंप्लीट सेट ऑफ जीन, यानी पेरेंट सेल के पास जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन था, वही सेट किसमें आ रहा है? डॉटर सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है बच्चा लोग, the sequence of events by which a cell duplicates its genome। ठीक है, ऐसे जो भी इवेंट्स हो रहा है ना, उसका सीक्वेंस, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है कि सेल जो है वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है। सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, जो भी ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस करना है वो सब प्रोड्यूस कर रहा है। एंड फिर सेल जो है इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। इस टर्म है सेल साइकिल बच्चा। ठीक है, क्या बोला है
कि द सीक्वेंस, यहां से बच्चा लोग, द सीक्वेंस एंड इवेंट्स जो भी हो रहे, ठीक है, कि जिसके अंदर क्या क्या हो रहा है, द सीक्वेंस एंड इवेंट्स, इसके अंदर जो सेल है वो अपना जीनोम है उसको डुप्लीकेट कर रहा है, दूसरे जो कुछ भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और एक सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, सीक्वेंस है, उसको हम सेल साइकिल बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे जाते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल का जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। बच्चा लोग समझ में आया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ एक ही स्टेज में होगा, लेकिन जो सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो भी बच्चा लोग आगे बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि डीएनए को दो सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डीएनए को दो सेल में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डीएनए डबल होगा बच्चा लोग, ठीक है। तो जो डीएनए डबल हो रहा है, जो डीएनए डबल हो रहा है वो कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। और उसको दो डॉटर सेल के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है ना, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये जो इवेंट्स है, जो पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस बच्चा लोग जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है, यानी ये जो सेल डिवीजन पूरा प्रोसेस है ना, वो भी जीन रेगुलेट कर रहा है, जीन के अंडर हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चों फिर आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। बच्चा लोग, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, a typical eukaryotic cell is illustrated by a human cells in a culture, ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल है, जैसे कि कोई भी हम यूकैरियोटिक सेल ले ले, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन सेल, और उसको हम कल्चर यानी उसको हम मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन मीडियम हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसके अंदर हम सेल को ग्रो कर रहे हैं। तो अगर बच्चा लोग ह्यूमन सेल है तो उसको डिवाइड होने में 24 आवर्स लगेंगे, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा, ठीक है, इवन सेल टाइप्स में भी डिफरेंट होगा, ठीक है। कोई भले ही यूकैरियोटिक सेल है लेकिन वो डिफरेंट टाइप का है तो उसको अलग टाइम लगेगा। यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो ईस्ट है उसको अपना सेल साइकिल कंप्लीट करने में, है ना, सेल साइकिल कंप्लीट करना यानी एक में से दो सेल प्रोड्यूस करना, तो एक में से दो सेल प्रोड्यूस करने के लिए 90 मिनट्स लगते हैं, ईस्ट को भी 90 मिनट्स लगेंगे, ठीक है बच्चा लोग। और वैसे ही अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें, तो ई कोलाई बैक्टीरिया कितने मिनट में डिवाइड होगा, 20 मिनट्स में डिवाइड होगा। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। चल फिर आगे जाते हैं। सो बच्चों यहाँ पे जो सेल साइकिल है, ठीक है, उसको दो फेज में डिवाइड किया हुआ है, सेल साइकिल को दो फेज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक आएगा इंटरफेज, यानी यहां से लेके यहां तक का जो फेज है उसको हम इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है बच्चों, यहां से इंटरफेस, यहां तक का जो पूरा फेज है उसको हम इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। और इंटरफेस में कितने फेज आएंगे, तीन फेज आएंगे, G1, S एंड G2, ठीक है। ये जीवन का मीनिंग क्या है, जी यानी बच्चा लोग ग्रोथ, जी का मीनिंग क्या है, ग्रोथ, या फिर हम गैप भी बोल सकते हैं, गैप वन फेज या फिर ग्रोथ वन फेज। वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, एस फेज, एस का मीनिंग है सिंथेसिस फेज, ओके, सिंथेसिस फेज। और यहाँ पे G2 फेज,
यानी गैप या फिर ग्रोथ। समझ में आया? गैप या फिर ग्रोथ। क्लियर बच्चों? चलो फिर अब इंटरफेस के बाद दूसरा फेज आता है एम फेज। इंटरफेस के बाद दूसरा कौन सा फेज आएगा बच्चों? एम फेज आएगा। ठीक है, अब एम फेज को दो फेज में डिवाइड किया हुआ है, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। बच्चा लोग ये जो चार है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, चार फेज के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो चार फेज है वो किस में आएंगे? कैरियोकाइनेसिस में। ये चार फेज है वो किस में आएंगे? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में आएंगे। ठीक है, और एक है साइटोकाइनेसिस, यानी एम फेज को दो में डिवाइड किया हुआ है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियो मींस न्यूक्लियस, ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, तो हम याद रखेंगे कि जो सेल साइकिल के फेजेस है, सेल साइकिल के फेजेस है उसमें दो फेज आएंगे, एक है इंटरफेज और दूसरा एम फेज। ठीक है, यहाँ पे एम से क्या बोला है? माइटोसिस फेज। ठीक है बच्चों, चलो अब एम फेज किसको बोलेंगे हम? कि एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन or mitosis occur and the interphase represent the phase between two successive M phase। बच्चा लोग M phase किसको बोला हुआ है हमने? M phase यानी कि जहां पे एक्चुअल में दो सेल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एंड दूसरा क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस, एक्चुअल में दो सेल सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो फिर और ये कौन सा फेज है? यहां से यहां तक का फेज है इंटरफेस। तो टेक्स्ट बुक में हमको क्या स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ है कि जो एम फेज है, एम फेज, ठीक है, उसमें एक्चुअल में सेल डिवाइड हो रहे हैं, और ये इंटरफेज है वो दो कंटिन्यूअस एम फेज के बीच वाला फेज है। ठीक है, यहाँ पे एम फेज हुआ, एक में से दो सेल प्रोड्यूस हुए, एम फेज हुआ, एक में से दो सेल प्रोड्यूस हो गए, और ये वाला जो सेल है वो वापस डिवीजन के लिए जा रहा है। ठीक है, और उसमें से नए दो सेल प्रोड्यूस होंगे, यानी दो एम फेज, ये एक एम फेज, फिर सेल डिवाइड होने के लिए गया, फिर वापस एम फेज, यानी दो कंटिन्यूअस एम फेज के बीच वाला फेज, यानी कौन सा हो जाएगा? इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, चल अब बच्चा लोग हमको क्या बोला है आगे? मैंने बात किया कि अगर ह्यूमन सेल को हम कल्चर में रख रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, तो 24 आवर्स लगेंगे एवरेज। ठीक है, तो उसमें से 95 आवर्स तो है, 95% जो पार्ट है वो इंटरफेस में ही है, यानी G1S G2, ये G1S G2, ये जो इंटरफेस है वो 95% टाइम है वो ले लेता है। ठीक है, और जो एम फेज है कि जिसमें एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा है, दो सेल सेपरेट हो रहे हैं, तो वो कितना टाइम ले रहा है? 5%, है ना बच्चा लोग? जो एम फेज है उसका टाइम कितना है? 5%, यानी बच्चा लोग 24 आवर्स में से 23 आवर्स इंटरफेस चल रहा है। कौन चल रहा है? इंटरफेस। एंड जो 1 आवर है वो किसका है? एम फेज का है। ठीक है बच्चों, चल एम फेज वापस दो फेज में डिवाइड होगा, ऑलरेडी बात की गई है कि एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कहां से शुरू होगा? न्यूक्लियर डिवीजन। उसको हमने क्या बोला है? कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हो रहा है कि जो सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, जो डबल हुए हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, वो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। ठीक है, चल और फिर उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और एक में से दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, इंटरफेस जो बच्चा लोग है उसको रेस्टिंग फेज भी बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला है? रेस्टिंग फेज बोला है।
cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication. इंटरफेज यानी G1 एस G2, ठीक है। इंटरफेज के 3 फेज है। ये 3 फेज के अंदर क्या हो रहा है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, डिवीजन के लिए, ठीक है। सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, ठीक है। ये 2 काम हो रहे हैं, ठीक है। चलो, और इंटरफेस को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, मैं बार बार बोलता रहता हूं, G1 S एंड G2। इंटरफेस को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। G1 S एंड G2 ऐसे 3 फेज के अंदर इंटरफेस को डिवाइड किया हुआ है। चलो अब बात करते हैं कि G1 में क्या होगा, S में क्या होगा एंड G2 में क्या होगा, ठीक है। चलो, G1 फेज यहाँ पे है ना। फिर S फेज बच्चा लोग यहाँ पे दिया हुआ है, S फेज बच्चा लोग यहाँ पे दिया हुआ है, और तीसरा G2 फेज। चलो, G2 फेज यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, सो G1 फेज बच्चा लोग एक M फेज एंड S फेज के बीच वाला फेज है। यहाँ पे बच्चा लोग इंटरफेज है। इंटरफेज में कौन कौन से फेज आएंगे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और यहाँ पे क्या होगा, M फेज, कि जिसमें एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। M फेज आएगा जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। चल, तो बच्चा लोग G1 फेज हम किसको बोलेंगे कि G1 फेज पहले तो किसके बीच वाला फेज है, तो एक M फेज एंड S फेज के बीच वाला G1 फेज है, ठीक है। So G1 phase correspond the interval between mitosis and initiation of DNA replication. माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन है वो वहां पे शुरू हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बच्चा लोग, वो कंटिन्यूअस ग्रो हो रहा है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ठीक है। उसका डीएनए पूरा कंप्लीट नहीं होगा, पूरा रेप्लिकेट नहीं होगा, ठीक है बच्चा लोग। सो G1 फेज हम याद रखेंगे कि M, फिर G1, फिर S है और फिर G2 है। तो G1 फेज के अंदर बच्चा लोग मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि सेल अभी अभी डिवाइड होके आया हुआ है, छोटू सा सेल है। सेल आगे डिवीजन से आया हुआ है, तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स भी कम होंगे, तो सेल अपने आप को पहले प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। सारे ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस कर रहा है, सेल ग्रोथ कर रहा है, उसको जो भी मशीनरी चाहिए वो सब प्रोड्यूस कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है बच्चा लोग। चलो, अब इंटरफेस में दूसरा फेज आएगा एस फेज। एस का मीनिंग ही है, एस यानी सिंथेसिस। एस यानी क्या होगा, सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस होगा बच्चा लोग, तो एक डीएनए डबल होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, है ना। रेप्लिकेशन यानी डीएनए का डुप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, डीएनए डबल हो रहा है, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होगा। चलो, फिर आगे जाते हैं हम। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अगर बच्चा लोग डीएनए 2C है, अगर डीएनए डबल हो रहा है, अगर डीएनए 2C है तो वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। कैसे 4C हो जाएगा, इधर आपको दिखाता हूं। सपोज ये क्रोमोसोम का थ्रेड है, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि हर एक पैर के अंदर 2 क्रोमोसोम आएंगे। जैसे कि ह्यूमन में 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम है, 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट पैर है, ठीक है बच्चों। अब ये जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, यानी बाजू में ऐसा नया स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये रेप्लिकेट हो रहा है, नया स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा लोग। तो पहले एक पैर के अंदर कितने स्ट्रैंड थे, डीएनए के कितने थ्रेड थे, 2 थ्रेड थे। अभी कितने हो गए, दोनों ने डबल कर दिया, तो 2C का कितना हो गया, 4C हो गया। यहाँ पे C यानी क्रोमेटिन थ्रेड भी ले सकते हैं या फिर क्रोमोसोम भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी there is no increase in the
क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर के अंदर कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ पे बच्चा लोग, ठीक है, ये दो क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, समझ में, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है। अब ये जो क्रोमोसोम है बच्चा लोग, एक ही क्रोमोसोम नहीं, एक ही पैर के दो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब एक ही पैर के ये जो दो क्रोमोसोम हैं वो क्या कर रहे हैं, बाजू में नया डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है, बाजू में क्या कर रहा है, नया डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि पहले भी ये जो पहले ऐसा था इसको भी हम दो क्रोमोसोम बोलेंगे, उन्होंने बाजू में नया डीएनए प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो इसको भी हम दो ही क्रोमोसोम बोलेंगे, है ना। ये दोनों जो क्रोमोसोम है उसको हम रेप्लिकेटेड, ये जो क्रोमोसोम है उसको हम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बोलेंगे बच्चा लोग। ये एक क्रोमोसोम है और उसके बाजू में नया प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। यानी जो 23 पेयर्स है वो 23 पेयर्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है, वो 46 क्रोमोसोम क्या कर रहा है कि उसके बाजू में एक नया थ्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी डबल हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम सिंगल क्रोमोसोम ही बोलेंगे बच्चा लोग, इसको हम एक सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। एक क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम, और इसको हम सिंगल क्रोमोसोम ही बोलेंगे, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, उसके पास कितने क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है, ठीक है बच्चा लोग। तो इसके अंदर डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक अगर स्ट्रैंड है तो वो बाजू में नया बना रहा है, इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे कि दो क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों, दो क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम। चल फिर आगे जाते हैं हम। However, there is no increase in the number of chromosome, यानी 46 क्रोमोसोम ही है। क्रोमेटिड हम इंक्रीज कर सकते हैं कि क्रोमेटिड 92 हो जाएंगे, ठीक है। पहले एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था, उसने बाजू में नया बना दिया, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे, 92। ओके, अब सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज के बाद अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी 46 क्रोमोसोम है, तो एस फेज में या फिर एस फेज के बाद भी कौन कितने रहेंगे, 2n रहेंगे, डीएनए डबल होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। हम ऐसा बोलेंगे कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड है, हम ऐसा बोल देंगे, ठीक है बच्चों। चल फिर उसके बाद आगे जाते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। एंड बच्चा लोग सेंट्रियोल भी डबल हो रहा है, सेंट्रियोल ऑर्गेनल है, 8th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करना, क्रोमोसोम पे वो अटैच होंगे और क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड वो सेपरेट करेंगे और दो डिफरेंट पोल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रियोल भी बच्चा लोग दो चाहिए, है ना, दोनों पोल पे सेंट्रियोल चाहिए बच्चा लोग। तो फिर क्या हो रहा है कि सपोज ये सेल है ना, तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल सपोज ये सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल होंगे, दो सेंट्रियोल होंगे, तो ये भी डबल हो रहा है ना, ये स्ट्रक्चर भी डबल हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर जो है, ये सेंट्रियोल है वो इधर जाने वाला है, ये सेंट्रियोल है वो इधर जाने वाला है, ठीक है बच्चा लोग। तो सेंट्रियोल भी डबल होगा, सेंट्रियोल कहाँ पे डबल होगा, साइटोप्लाज्म में डबल होगा, ठीक है। एंड डीएनए कहाँ पे डबल हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है न्यूक्लियस में। चल अब G2 फेज की बात करते हैं बच्चा लोग। हमने G1 फेज पढ़ा, फिर S फेज पढ़ा, फिर उसके बाद G2 फेज है, G2 फेज के बाद M फेज आता है, M फेज में दोनों सेल डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो जो
जो माइटोसिस हो रहा है यानी दोनों सेल डिवाइड हो रहा है, उसके लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए, जो भी प्रोटीन्स चाहिए, वो सिंथेसाइज हो रहे हैं ड्यूरिंग G2 फेज। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। और जो सेल ग्रोथ होगा वो कंटिन्यू है, सेल ग्रोथ बच्चा लोग कंटिन्यू है, ठीक है। चल फिर आगे जाते हैं बच्चों कि some cells in adult animals do not appear to exhibit cell division। कुछ सेल बच्चा लोग ऐसे हैं कि वो लाइफ टाइम डिवाइड नहीं होते। जैसे कि एक सेल है वो दो में डिवाइड हुआ, फिर जो दो सेल है वो वापस डिवाइड होंगे, फिर वो जो चार सेल बने वो वापस डिवाइड होंगे, 8 सेल बनेंगे। तो कुछ सेल है उसमें ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होता। एक जो सेल है वो डिवाइड हुआ, उसने दो सेल बना दिए, अब जो दो सेल बने हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, है ना। जब जरूरत पड़ेगी तब डिवाइड होंगे, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होंगे। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन वो सेल डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग, तो फिर ये सेल क्या कर रहा है, जीवन फेज है उसको एग्जिट कर लेता है। याद रखना, जीवन फेज को एग्जिट कर लेता है, ठीक है। सपोज ये कोई सेल है, ठीक है, उसका डिवीजन हो गया, दो सेल बन गए, है ना। अब ये जो सेल है वो अपना ग्रोथ करेगा। जीवन फेज में बच्चा लोग ग्रोथ होता है, जो भी नेसेसरी ऑर्गेनल्स वगैरह, क्योंकि डिवीजन के बाद आया हुआ है तो सब इसके अंदर कम होगा, तो सब प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जीवन फेज के बाद आगे एस फेज में ये सेल नहीं जाता, और ये सेल क्या कर देता है, जीवन फेज को वो एग्जिट कर देता है, और जो फेज है उसको हम G0 फेज बोलेंगे। कौन सा फेज बोलेंगे, G0 फेज बोलेंगे। जैसे कि हार्ट सेल बच्चा लोग, कि वो लाइफ टाइम डिवाइड नहीं होगा, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, है ना। कुछ सेल्स है ओकेजनली, जब जरूरत है तब डिवाइड होंगे। जैसे कि स्किन का सेल, अगर बाजू वाला सेल मर गया है, निकल गया है ना, तो वो सेल डिवाइड होगा और उसको रिप्लेस करेगा, यानी जब जरूरत है तब उसको वो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई इंजरी के दौरान या फिर सेल का डेथ हो गया, अब उसको रिप्लेस करना है, तभी ये डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे सेल्स की जो डिवाइड नहीं होते, है ना, वो लोग क्या करते हैं, जो जीवन फेज है उसको एग्जिट कर देते। बच्चा लोग याद रखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। G0 फेज में क्या होता है कि सेल जीवन फेज को एग्जिट कर देता है ना, और वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, उसको हम क्वेश्चन स्टेज बोलेंगे, ठीक है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल बच्चा लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू गो डू। समझ में आया, जब तक उसको बोला नहीं जाता तब तक वो रेप्लिकेट नहीं होगा, ठीक है। और वो कब प्रोलिफरेट होगा, प्रोलिफरेट यानी सेल डिवीजन, तो जब तक उसको बोला नहीं जाता तब तक वो प्रोलिफरेट नहीं होगा। सॉरी मैं आगे रेप्लिकेट बोल गया, लेकिन प्रोलिफरेट आएगा, ठीक है। चलो, सो ये G0 फेज के बारे में याद रखना। नेक्स्ट बच्चा लोग, in animal cells mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells, ठीक है। जो डिप्लॉइड सेल है, और वो भी कौन से, सोमेटिक सेल, यानी हमारे बॉडी के सेल, स्किन का हो गया, ईसोफेगस का हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो हमारी बॉडी के सेल्स है, सोमेटिक सेल्स है, उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिविजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है बच्चों। और there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis। काफी बार क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो भी माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। जैसे कि algae है बच्चा लोग, वो हैप्लॉइड है। ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट जो है वो भी हैप्लॉइड है ना। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट स्टेज वो भी हैप्लॉइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चा लोग, मेल हनी भी है, उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है,
और वो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। माइटोसिस से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। क्लियर बच्चों? चलो, अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिविजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है तो उसके रूट, स्टेम, लीफ सब डिप्लॉइड है तो माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है, वो हैप्लॉइड है तो वो पूरा बॉडी माइटोसिस से प्रोड्यूस होगा। यानी हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस हो रहा है, डिप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस हो रहा है। अगर हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हुआ तो वो हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस करेगा, एंड अगर डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हुआ तो वो डिप्लॉइड सेल ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चल, हैप्लॉइड यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉइड में पैर में नहीं होंगे एंड डिप्लॉइड के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पैर में होंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलो फिर आगे जाते हैं हम। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। तो बच्चा लोग आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पे था। तो गैमेटोफाइट में था, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, फिर गैमेटोफाइट ऑफ आल्गी, गैमेटोफाइट ऑफ आल्गी। ठीक है बच्चा लोग, एंड गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स, प्रोथैलस वगैरह। तो ये सब के अंदर हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस होगा एंड हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चा लोग मैं पानी पी लेता हूं। मैजिक बॉटल है मेरे पास, मैजिक बॉटल। चलो, अब बच्चा लोग आगे बात करते हैं। एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, क्या कर रहा है? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल को पूरा रीऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, फिर साइटोप्लाज्म नया प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। सेल को पूरा रीऑर्गेनाइज कर रहा है। Since the number of chromosomes in the parental and progeny cells is the same, माइटोसिस के अंदर क्या होगा? अगर हैप्लॉइड प्लांट है तो जो डॉटर सेल होगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा। अगर 2n प्लांट के अंदर 2n सेल है, माइटोसिस हो रहा है, तो जो नए सेल्स हो प्रोड्यूस होंगे वो भी 2n होंगे। ठीक है, यानी माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है? जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा डिवीजन बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। बच्चा लोग पूरा जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसको स्टडी करने के लिए माइटोसिस है उसको 4 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, माइटोसिस के अंदर जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक बच्चा लोग पूरा एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो हर एक जो स्टेज है, जो 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, वो 4 स्टेज के अंदर हम क्लियरली लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि चलो यहाँ पे प्रोफेज खत्म हुआ, फिर यहाँ से मेटाफेज शुरू होगा, फिर यहाँ से टीलोफेज शुरू होगा। वैसा हम क्लियरली लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर बच्चा लोग 4 स्टेजेस आएंगे, है ना। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है बच्चा लोग, वो हमको याद रखना है। चलो, प्रोफेज में क्या होगा कि वो फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, है ना।
प्रोफेज किसके बाद हुआ है? पहले G1 हुआ, फिर उसके बाद S हुआ, फिर उसके बाद G2 हुआ, अब प्रोफेज होने वाला है। ठीक है, चलो S एंड G2 फेज का जो इंटरफेज का फेज है, उसके बाद माइटोसिस फॉलो हो रहा है और माइटोसिस का प्रोफेज पहला आएगा। ठीक है, the S and G2 phases in the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। जो S एंड G2 फेज में जो नया डीएनए प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है, अभी वो स्कैटर्ड डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में है। ठीक है, उसको वो अलग से नहीं है, क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो प्रोफेज, प्रोफेज कब से शुरू होगा? तो प्रोफेज के अंदर बच्चों क्या हो रहा है कि जो डीएनए है वो स्कैटर्ड है। डीएनए कैसा है? स्कैटर्ड। ठीक है, ऐसा पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो अब अगर डीएनए को हमको दो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो न्यूक्लियस के अंदर अगर डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो अगर वो ऐसा स्कैटर्ड फैला हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं है उसको डिवाइड करना, है ना। तो फिर डीएनए को कंडेंस होना पड़ेगा, डीएनए है वो क्रोमोसोम फॉर्म में आएगा। ठीक है, सपोज ये वाला जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है बच्चा लोग, उसके अंदर जो डीएनए अभी वो ऐसा है, ठीक है, पूरा रायता फैलाया हुआ है ना। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसके अंदर जो डीएनए है वो क्या होगा, इसके अंदर जो डीएनए वो कंडेंस होगा धीरे धीरे। जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसको हम क्या बोलेंगे, जो डीएनए का स्कैटर्ड फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? क्रोमेटिन मटेरियल बोलेंगे। अब उसका कंडेंसेशन हो रहा है और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, है ना। तो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है बच्चा लोग? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो भी क्रोमोसोम का मटेरियल है अभी फैला हुआ है उसका क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कैसा रहा है? अनटेंगल, यानी वो क्लियर बन रहा है, क्लियरली विजिबल है। पहले डीएनए पूरा फैला हुआ था, क्रोमोसोम हमको नहीं दिख रहा था। अब क्या होगा कि डीएनए धीरे धीरे बच्चा लोग इकट्ठा होगा और हमको क्रोमोसोम है वो दिखने लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दिस सेंट्रोसोम which had undergone duplication during the S phase of interphase। बच्चा लोग हमारी बात हुई थी कि S phase के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो डबल हो रहा है, साथ में साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल पड़ा हुआ है वो भी डबल हो रहा है। अब सेंट्रियोल को पोल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेंगे और वो डीएनए को बीच में से तोड़ देंगे। समझ में आया? तो जो सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम जो डिवाइड हुआ था एस फेज के दौरान, वो अभी ऑपोजिट पोल पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है? बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, है ना। वो सेल में ऑपोजिट सामने वाले पोल पे जा रहा है। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स। प्रोफेज के अंदर क्या क्या हो रहा है तो वापस हमको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि एक तो जो डीएनए है वो कंडेंस हो रहा है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे उसको हम माइटोटिक क्रोमोसोम बोलेंगे क्योंकि माइटोसिस के हैं। जो क्रोमोसोम है बच्चा लोग उसके पास दो क्रोमेटिड होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पहले ऐसा था, है ना। अब क्या हुआ, इसने बाजू में नया प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बाजू में बच्चा लोग नया प्रोड्यूस कर दिया, है ना। तो एक क्रोमोसोम के पास अभी कितने क्रोमेटिड है बच्चों? दो क्रोमेटिड है। चल फिर आगे जाते हैं हम, दूसरा क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम एस फेज के अंदर डबल हुआ था, है ना, डुप्लीकेट हुआ था। कौन से फेज के अंदर डुप्लीकेट हुआ था? ड्यूरिंग एस फेज।
वो अभी ऑपोजिट पोल पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है? ऑपोजिट पोल पे, सामने वाले पोल पे जा रहा है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। बच्चा लोग, जैसे कि यहां पे ये सेल है, ठीक है, इसमें यहां पे क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल सामने ऑपोजिट पोल पे चला गया है, ठीक है, चला नहीं गया है, अभी प्रोफेज में जा रहा है ना। तो चलो यहां तक पहुंचा है, अभी पूरा पोल पे नहीं गया है। अब सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो वो अभी क्या कर रहा है? स्पिंडल फाइबर्स उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। बच्चा लोग, क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है? स्पिंडल फाइबर्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये हमको कैसा दिखेगा? स्टार जैसा दिखेगा, है ना, एस्टर यानी स्टार, ठीक है बच्चा लोग। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हमने क्या बोला हुआ है? एस्टर बोला हुआ है। द two esters together with spindle fibers forms mitotic apparatus। ये जो बच्चा लोग दो एस्टर्स है ना, ठीक है, कि उसके पास क्या है? स्पिंडल फाइबर्स है, और उसको हम क्या बोलेंगे? माइटोटिक apparatus बोलेंगे, ठीक है। चल, दूसरा बच्चा लोग, यहाँ पे माइटोसिस जो हो रहा है वो सिर्फ 1 आवर के लिए हो रहा है। 23 आवर्स तो G1S G2 में ही चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चा लोग कि ये जो प्रोफेस है ना, प्रोफेस, उसमें जो ऑर्गेनल्स की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि प्रोटीन वगैरह ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर नहीं करना है, जो कुछ भी जरूरत थी वो G1S G2 में प्रोड्यूस कर दिया है। तो ये सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, एंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, ठीक है। सो ये 4 ऑर्गेनल्स हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो 4 है वो नहीं होंगे, ठीक है बच्चा लोग, ये सब चले जाएंगे। चल, फिर आगे बात करते हैं। चल, फिर जरूरत होगी तब वापस आ जाएंगे, है ना, ठीक है। सेल साइकिल कंप्लीट होने से पहले ऑर्गेनल्स वापस आ जाएंगे। चलो, अब मेटाफेज की बात करते हैं बच्चा लोग। प्रोफेज में क्या हुआ था? देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि प्रोफेज में क्या हुआ था। जो अर्ली प्रोफेज है ना, उसमें डीएनए बच्चा लोग ऐसा पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कंडेंसेशन हो रहा है, और कंडेंसेशन से यहाँ पे बच्चा लोग क्या हुआ है? क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो गए। यानी जो लेट प्रोफेज है वहां पे हमको क्लियरली क्रोमोसोम दिखेंगे। एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे, ठीक है। दूसरा बच्चा लोग, यहाँ पे हमको क्या दिखाया हुआ है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चों, वो गायब हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो हमको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। दूसरा बच्चा लोग, यहाँ पे सेंट्रियोल था, यहाँ पे कौन था? सेंट्रियोल था। तो वो सेंट्रियोल है, वो कहाँ पे जाएगा? पोल की ओर जाएगा, है ना, यानी यहाँ पे आगे मूव हो रहा है, ठीक है। और इसने स्पिंडल फाइबर्स प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ऐसा स्पिंडल फाइबर्स हमको दिखने वाले हैं, है ना। और उसको क्या नाम दिया है बच्चा लोग? एस्टर नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया है? एस्टर नाम दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो प्रोफेज के अंदर इतना हुआ है, ठीक है। अब कौन सा फेज है बच्चा लोग? मेटाफेज। अब मेटाफेज की शुरुआत कहां से होंगी? तो हम याद रखेंगे कि प्रोफेज के अंदर ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो रहा है, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होगा, जब कंप्लीटली वो गायब हो जाएगा, तो वहां से कौन से फेज की शुरुआत हो जाएगी? वहां से बच्चा लोग कौन से फेज की शुरुआत होगी? मेटाफेज की शुरुआत होगी, ठीक है बच्चों।
द कंप्लीट disintegration of nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis. बच्चा लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसा होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसइंटीग्रेट होगा, वहां से कौन से फेज की शुरुआत होगी, वहां से माइटोसिस की शुरुआत होगी। ठीक है, हैंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। क्रोमोसोम कहां पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो चला गया बच्चा लोग, तो अब जो क्रोमोसोम है ना वो पूरे फैले हुए। ठीक है, और जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कंडेंस होने की शुरुआत हुई थी, कौन से फेज में से शुरुआत हुई थी, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम प्रोफेज। ठीक है, सो इज कंप्लीटेड, है ना, वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में वो हमको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, एंड दिस देन इज अ स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। अगर क्रोमोसोम को स्टडी करना है बच्चा लोग तो हम एम फेज में स्टडी करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का कंप्लीट कंडेंसेशन एम फेज में होगा और हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। आपको आगे ही बोल दिया था कि एक क्रोमेटिड था, उसने बाजू में नया प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड किससे जुड़े हुए, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है आगे 8 चैप्टर में, है ना। ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है वो किससे जुड़े हुए, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए। ठीक है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर at the surface of the centromeres are called kinetochore। बच्चा लोग ये क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या होगा, एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होगा। वो जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला था, काइनेटोकोर बोला था। ठीक है, और वो काइनेटोकोर पे कौन अटैच हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है, चल, so these structures serve as the sites of attachment of spindle fibers, है ना। काइनेटोकोर पे कौन अटैच हो रहा है बच्चा लोग, काइनेटोकोर पे कौन अटैच हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच हो रहे हैं। ठीक है, टू द क्रोमोसोम that are moved into position at the center of the cell। बच्चा लोग क्रोमोसोम है ना वो इधर उधर घूम रहे हैं। देखो ये क्रोमोसोम, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला गया ना तो अब क्रोमोसोम को बहुत ज्यादा एरिया मिल गया, तो वो सब यहाँ पे स्कैटर्ड घूम रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड घूम रहे हैं। अब क्या होगा बच्चा लोग कि ये जो सेंट्रोमियर है उसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकले थे वो काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो सारे क्रोमोसोम है उसको सेंटर में इक्वेटर पे लाके अरेंज कर देंगे। देखो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो सारे क्रोमोसोम है बच्चा लोग वो यहाँ पे इक्वेटर पे आके अरेंज हो चुके हैं। सारे क्रोमोसोम बच्चा लोग इक्वेटर पे आके अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं। So metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its chromatid connected by its kinetochore by spindle fibers from the another pole। यानी क्या बोला है बच्चा लोग, ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड हैं और एक का जो यहाँ पे काइनेटोकोर है वो ये पोल पे जो सेंट्रियोल है उसके स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है, ये पोल पे जो सेंट्रियोल है उसके स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है। यानी क्रोमोसोम का बच्चा लोग जो सेंट्रोमियर है वहां पे जो काइनेटोकोर है
वो ये ऊपर वाले सेंट्रोसोम से कनेक्टेड है स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, और नीचे वाला जो सेंट्रोसोम है उसमें से स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहा है और वो दूसरे क्रोमोसोम से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, the plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as the metaphase plate, है ना। ये जो पूरा अलाइनमेंट बन गया बच्चा लोग, जो सारे क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो चुके हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट बोलेंगे बच्चा लोग। उसको क्या बोलेंगे हम? मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं। मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चा लोग याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर पे अटैच हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को बीच में अरेंज कर देते हैं, और जो बीच में अरेंज किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है, तो उसको हम मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलो फिर आगे जाते हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं, एनाफेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों? एनाफेज के बारे में। चलो, at the onset of anaphase, at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosome। बच्चा लोग एनाफेज के अंदर क्या हो गया? ऐसा क्रोमोसोम था, यहाँ पे ऐसा क्रोमोसोम था, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल था, है ना, यहाँ पे सेंट्रियोल था, ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड थे। क्रोमोसोम के पास क्या था? काइनेटोकोर था। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है उसने क्या किया, ये जो क्रोमोसोम है उसको बीच में से तोड़ दिया, सेंट्रोमियर से तोड़ दिया। अब क्या होगा कि ये वाला क्रोमोसोम है वो इधर जाने वाला है, ये वाला क्रोमोसोम अभी इधर आने वाला है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम, पहले एक क्रोमोसोम था, पहले बच्चा लोग एक क्रोमोसोम था, ऐसा एक क्रोमोसोम था। ठीक है, पहले एक क्रोमोसोम था, अब वो वाला जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे? अब इसको हम दो क्रोमोसोम बोलेंगे। पहले एक क्रोमोसोम था जिसके अंदर दो क्रोमेटिड थे, अब वो टूट गए, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? दो क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों क्रोमोसोम है अब वो दो डिफरेंट न्यूक्लियस में जाने वाला है। ठीक है, अब ये जो दोनों क्रोमोसोम है बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये दोनों क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो ये पोल की डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम है वो ये पोल की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, as each chromosome moves away from the equatorial plate यानी सेंटर वाला प्लेट, वहां से दोनों क्रोमोसोम कहां पे जा रहा है? पोल की डायरेक्शन में जा रहे हैं। The centromere of each chromosome remains directed towards the pole। बच्चा लोग सेंट्रोमियर कहां पे होगा? पोल की डायरेक्शन में होगा। क्यों पोल की डायरेक्शन में होगा? कि क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है बच्चा लोग, उसको, ये जो क्रोमोसोम है उसको स्पिंडल फाइबर्स ने कहां से पकड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर से पकड़ा हुआ है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम को कहां से पकड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर से पकड़ा हुआ है। तो वो सेंट्रोमियर से उसको खींच रहा है। कहां से खींच रहा है? सेंट्रोमियर से उसको खींच रहा है। ठीक है, तो उसके जो दोनों आर्म्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर है ना। अगर यहां से उसको खींच रहे हैं तो उसके ये वाले जो दोनों आर्म्स है वो पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, यानी सबके जो सेंट्रोमियर है वो कौन से डायरेक्शन में होंगे? पोल की डायरेक्शन में। आर्म्स है वो पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, चलो बच्चा लो, तो फिर आगे जाते हैं हम। क्या आगे बोला हुआ है? Hence, at the leading edge, with the arms of the chromosome trailing behind, है ना,
जो क्रोमोसोम के आर्म्स है वो पीछे है। Thus एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज स्टेज हम किसको बोलेंगे कि जिसके अंदर बच्चा लोग सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है। क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है ना? जो दोनों क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच्चा लोग डबल हो जाएंगे, याद रखना। और क्रोमेटिड है वो ऑपोजिट पोल पे जाएंगे बच्चा लोग। ऐसा है, ऐसा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम। उसके पास दो क्रोमेटिड है बच्चा लोग। ऐसे हमारे पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगर ये बीच में से टूट गया, ये दोनों ऑपोजिट पोल पे चले गए, है ना, तो अब एक में से कितने क्रोमोसोम हो गए? दो क्रोमोसोम हो गए। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलो फिर आगे जाते हैं। अब जो फेज आएगा वो कौन सा फेज है? टीलोफेज। अब जो नेक्स्ट फेज है बच्चा लोग वो टीलोफेज है। अब टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा है? एक तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, उसका फाइनल फेज है। पहला फेज हमने कौन सा देखा? प्रोफेज। सेकंड फेज मेटाफेज, एनाफेज, और उसके बाद टीलोफेज, है ना? तो ये लास्ट फेज है। The chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. The individual chromosomes can no longer be seen, and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. क्या बोला है बच्चा लोग? जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वो कंडेंस हुआ था। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वो कंडेंस क्यों क्यों हुआ था? दो डीएनए को सेपरेट करने के लिए, है ना, इक्वली सेपरेट हो कि दो नए न्यूक्लियस में आ जाए। अब सेपरेशन हो चुका है तो अब डीएनए है वो वापस डीकंडेंस होगा। ठीक है, डीएनए डीकंडेंस होगा, वो वापस पूरा रायता फैला देगा, है ना, वो वापस क्रोमेटिन के शेप में आ जाएगा। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स, है ना। ये स्टेज है कि जिसके अंदर क्या है? की इवेंट्स है। ओके, chromosome cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements, है ना बच्चा लोग। क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले पोल पे। 46 क्रोमोसोम ये वाले पोल पे आ जाएंगे, यानी क्रोमोसोम अभी डिस्क्रीट क्रोमोसोम नहीं है ना। क्रोमोसोम अभी नहीं है, वो क्रोमोसोम अभी डीकंडेंस हो गया, तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है, चलो। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अराउंड क्या डेवलप होगा बच्चा लोग? न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा। ठीक है, यानी दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएंगे बच्चा लोग। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है टीलोफेज का। क्या डायग्राम दिया हुआ है कि दो जो ये जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे चले गए हैं, क्रोमोसोम अभी नहीं है, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, और जो ऑर्गेनल्स चले गए थे कौन से फेज में? प्रोफेज में। प्रोफेज में जो ऑर्गेनल चले गए थे, कौन कौन गया था? ईआर गया था, गोल्गी बॉडी गया था, ठीक है, न्यूक्लियोलस गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गया था, वो जो चले गए थे वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। सो न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, ठीक है, ये वापस प्रोड्यूस होंगे। क्लियर बच्चा लोग? चलो फिर आगे जाते हैं हम साइटोकाइनेसिस। तो बच्चा लोग साइटोकाइनेसिस, so mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis. क्या हो रहा है बच्चा लोग कि जो सेल है बच्चा लोग, उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है,
अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होने वाला है, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चल, इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बच्चा लोग, दोनों के अंदर जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। In animal cell, this is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. क्या हो रहा है कि एनिमल सेल के अंदर क्या हो रहा है बच्चा लोग, कि सपोज ये सेल है, ठीक है, क्या है, सेल, इसमें यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, कि एक फरो प्रोड्यूस हो रहा है ना। फरो यानी क्लीवेज, यानी खांचा, है ना, खोपचा बोलते हैं बच्चा लोग। क्या हो रहा है, ऐसा फरो प्रोड्यूस हो रहा है, और जो फरो प्रोड्यूस हो रहा है वो पेरीफेरी टू सेंटर प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, पेरीफेरी टू सेंटर। फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, है ना। वो डिपेंड हो रहा है, धीरे धीरे अंदर जा रहा है, पेरीफेरी टू सेंटर जा रहा है पूरा फरो, एंड दोनों सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट कर रहा है। चल, plant cells however are enclosed by relatively inextensible cell wall. अब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ऐसा फरो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। तो उसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो डिफरेंट मैकेनिज्म से हो रहा है। प्लांट सेल के अंदर जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर में हो रहा है। एनिमल सेल के अंदर क्या था, पेरीफेरी टू सेंटर फरो प्रोड्यूस हो रहा है। प्लांट सेल के अंदर बच्चा लोग उल्टा है। सपोज ये प्लांट सेल है तो उसके अंदर सेंटर से वॉल प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ सेंटर टू पेरीफेरी ऐसा वॉल प्रोड्यूस होगा, क्लियर बच्चा लोग। सेंटर टू पेरीफेरी वॉल प्रोड्यूस होगा। चल, अब आगे देखते हैं हम। ओके बच्चा लोग, और वो ग्रोज आउटवर्ड्स टू द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, है ना, वो बाहर की ओर जा रहा है, कि जो ऑलरेडी यहाँ पे जो लेटरल वॉल प्रेजेंट है वो डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। The formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate. यहाँ पे बच्चा लोग जो यहाँ पे सेंटर से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेंटर में जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे, ठीक है ना। और सेल प्लेट को हम क्या बोलेंगे, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, आपको मालूम है दो प्लांट सेल है उसके बीच में मिडल लैमेला है, वो किसका बना हुआ है, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है बच्चों। चल, फिर आगे जाते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, टू डॉटर सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बच्चा लोग क्या हुआ कि एक सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, अब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे जो सेल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ये कौन सा सेल है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, सिंसाइशियम, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे,
ठीक है। और ऐसा किस में हो रहा है, कोकोनट में हो रहा है, ठीक है। कोकोनट के अंदर जो कोकोनट का पानी है बच्चा लोग, वो सेल्स है, पहले बच्चा लोग वो एंडोस्पर्म है, ठीक है। और पहले क्या हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गया, क्या प्रोड्यूस हुआ, न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद सेल वॉल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो पानी है वो सिर्फ न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है, और जो मलाई प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, सेल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वगैरह प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है बच्चा लोग। चलो, सो बच्चों हमने माइटोसिस खत्म कर दिया। अब माइटोसिस के एडवांटेज क्या है ना। सो उसके एडवांटेज हम पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है बच्चा लोग। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल, है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है, कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, डिप्लॉइड सेल तक। इन सम लोअर प्लांट्स, इन सम सोशल इंसेक्ट, हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि हनी बी वगैरह। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन, है ना। ये जो डिवीजन है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो अंडरस्टैंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आपको मालूम है बच्चा लोग, तो ये किस में आता है, हनी बी के अंदर आता है बच्चा लोग। हनी बी जो है, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें फीमेल प्रोड्यूस होगी, और जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग है, हैप्लॉइड एग है, तो वो हैप्लॉइड एग के माइटोसिस से मेल बी प्रोड्यूस होगी, ठीक है बच्चा लोग। चल फिर आगे जाते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल। माइटोसिस से क्या होगा, डिप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइडियल होगा, आइडेंटिकल होगा, जितना पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट था उतना ही डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, है ना। हमारा ग्रोथ क्यों हो रहा है, माइटोसिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। और माइटोसिस की वजह से क्या होगा बच्चा लोग, कि जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो भी मेंटेन होगा। सपोज ये सेल है बच्चा लोग, उसके पास ये न्यूक्लियस है ना। तो अब ये न्यूक्लियस हो डिवाइड हो चुका है ना। अब ये सेल का ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ होगा। और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो रेशियो होता है वो रेशियो मेंटेन होगा, ठीक है। और ये रेशियो बच्चा लोग मेंटेन होना ही चाहिए, है ना। It therefore becomes essential for the cell to divide and to restore the nucleocytoplasmic ratio, ठीक है, कि वो डिवाइड होगा और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन कर देगा। A very significant contribution of mitosis is cell repair. माइटोसिस का क्या है इंपॉर्टेंट, कि वो सेल को रिपेयर कर रहा है, ठीक है, टिश्यू को रिपेयर कर रहा है। ये एक एडवांटेज होगा, क्योंकि ये सोमेटिक सेल के अंदर ही होगा। जैसे कि स्किन के सेल्स चले गए, है ना, जैसे कि गट का जो लाइनिंग है, यानी इसोफेगस का अंदर का लाइनिंग है ना, हम कुछ खाते वगैरह, ठीक है, तो उससे वो सेल्स निकल जाते हैं। ब्लड सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। माइटोटिक जो डिवीजन है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो इसकी वजह से प्लांट है उसका भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है बच्चा लोग। सो बच्चों माइटोसिस हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लेना बच्चा लोग, है ना। और कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में दे देना, है ना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको ऐसा रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना।